हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग एनिमल किंगडम का थर्ड लेक्चर देखेंगे। अभी सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया था 10 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तक। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 11th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 11th जो हम लोगों ने बेसिस लिया है क्लासिफिकेशन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बेस पे कि ऑर्गेनिजम्स का बॉडी टेम्परेचर कैसे वेरी करता है और वो उसे कैसे मेंटेन रख पाते हैं। इस बेसिस पे 11th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो टेम्परेचर के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को टू टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है होमोथर्मल ऑर्गेनिजम्स और सेकंड हेटेरोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। होमो और हेटेरोथर्मल का मीनिंग तुम लोग समझ रहे होगे वर्ड से। होमो यानी सेम मतलब कांस्टेंट और हेटेरो मतलब डिफरेंट अलग। तो होमोथर्मल ऑर्गेनिजम्स में वो सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाएंगे जिनका बॉडी टेम्परेचर ऑल द टाइम सेम या कांस्टेंट रहता है, जबकि हेटेरोथर्मल में वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। क्लियर है? अब इनके लिए और कई सारी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जैसे होमोथर्मल ऑर्गेनिजम्स को ही कहा जाता है एंडोथर्मल ऑर्गेनिजम्स और हेटेरोथर्मल को कहा जाता है एक्टोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। अब एंडो और एक्टोथर्मल कहने का एस्पेक्ट किस एस्पेक्ट से मीनिंग है? तो देखो, एंडो का मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर ये इनसाइड बॉडी के अंदर से रेगुलेट कर पाते हैं, तभी तो कांस्टेंट रख पाएंगे, जबकि इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता रहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एक्टोथर्मल और ये एंडोथर्मल हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट, हेटेरोथर्मल के लिए एक टर्म और यूज की जाती है जिसे कहा जाता है पोइकिलोथर्मल यानी वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर हो। क्लियर है? नेक्स्ट, होमोथर्मल ऑर्गेनिजम्स को ही एक और वर्ड के यूज से या एक और टर्म यूज की जाती है होमोथर्मल ऑर्गेनिजम्स के लिए। इन्हें कहा जाता है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, जबकि हेटेरोथर्मल ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? यानी बॉडी टेम्परेचर अपने इंटरनल स्ट्रक्चर से मेंटेन रख पाएंगे, बॉडी के अंदर मेंटेन रख पाएंगे, कांस्टेंट रख पाएंगे, तो इनका ब्लड जो होगा वो कंपैरेटिवली वार्म होगा हेटेरोथर्मल ऑर्गेनिजम्स के बजाय। ठीक है? अब डेफिनेशन कि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ऑल द टाइम कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ऑल द टाइम कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रख पाते हैं। जबकि इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है, बॉडी टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर वेरी करेगा। बॉडी टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये होमो और हेटेरोथर्मल ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस थे। एग्जांपल देख लेते हैं कि किन ऑर्गेनिजम्स को होमोथर्मल में काउंट किया जाता है और किन ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोथर्मल में काउंट किया जाता है। तो देखो, होमोथर्मल ऑर्गेनिजम्स के अगर एग्जांपल्स की बात करूं, काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ ही ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें काउंट होते हैं या जिनमें इंक्लूड किए जाते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। ये दो ही ग्रुप ऐसे हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं या एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बनाए रखते हैं। ठीक है? बाकी कोई भी ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का ऐसा नहीं है जिनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन या कांस्टेंट रहता हो ऑल द टाइम, या फिर जो वार्म ब्लडेड हो, इन दोनों को छोड़ करके। ठीक है?
तो बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे हेट्रोथर्मल हैं। समझ जाओगे, एग्जांपल में हम लोग इतने ऑर्गेनिजम्स या इतने फाइलम तो लिखेंगे नहीं, तो सिंपल सी बात है होमोथर्मल है बर्ड्स और मैमल्स। क्लियर हो गया, बाकी सारे हेट्रोथर्मल है। अब यहाँ 2 पॉइंट और आते हैं, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है जो स्टडी किए जाते हैं। क्या है कि देखो होमोथर्मल ऑर्गेनिजम्स तो मेंटेन रख पाएंगे अपना बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और वो सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स हैं। तो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर पाते हैं? हालांकि उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, बट फिर भी उसको रेजिस्ट कैसे कर पाते हैं, उस एक्सट्रीम कंडीशंस को कैसे झेल पाते हैं? तो इसके लिए 2 कंडीशंस आती है। एक कंडीशन को हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं, एक कंडीशन को हाइबरनेशन कहते हैं, और सेकंड है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का मीनिंग क्या है? हाइबरनेशन का मीनिंग होता है विंटर स्लीप, विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन का मीनिंग है समर स्लीप, समर स्लीप। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कोल्ड इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, पोलर रीजन्स जहां ज़्यादा इन्वायरमेंट ठंडा रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहां कुछ जो पर्टिकुलर सीजन आते हैं, जैसे विंटर सीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, अप्रोक्सीमेटली माइनस के करीब आ जाता है। तो इतने लो टेम्परेचर में वहां के ऑर्गेनिजम्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं सर्वाइव करने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए वो एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। वो हाइबरनेट करते हैं, जैसे हमारा पोलर बियर है, ठीक है, पोलर बियर हाइबरनेट करता है, वो सो जाता है उस टाइम पीरियड के दौरान। विंटर सीजन में पूरे सीजन, गर्मियों के सीजन में अच्छे से खाएगा दबा के, फैट स्टोर करेगा, और विंटर सीजन में जाकर के कहीं सो जाएगा बर्फ के नीचे, ठीक है। तो वो हाइबरनेट करता है, अपनी बॉडी को इनएक्टिव कर लेता है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो समर सीजन में, यानी इतनी ज्यादा हीट को रेजिस्ट नहीं कर पाते, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला जाता है 50 to 55 डिग्री सेल्सियस के करीब, तो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स समर में इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसे एस्टिवेशन स्टेज बोलते हैं। समझ गए? तो वो समर स्लीप करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कई बार। विंटर स्लीप करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर है, ठीक है। और समर स्लीप करने वाले ऑर्गेनिजम्स है जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है। और कुछ और इंसेक्ट्स की स्पीसीज हैं जो समर स्लीप या एस्टिवेशन करती हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो ऑर्गेनिजम्स टेम्परेचर के बेस पे 2 टाइप्स के बताए गए हैं, होमोथर्मल, हेटेरोथर्मल। समझ गए? होमोथर्मल जो मेंटेन रख पाए, हेटेरोथर्मल जिनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सकता या वो नहीं रख पाते, ठीक है, जिन्हें कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो ये 11th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। 11 बेसिस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब 12th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, 12th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि ऑर्गेनिज्म किस सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसका सेक्स क्या है, मतलब मेल है या फीमेल है या फिर दोनों की तरह है, ठीक है। इस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सेक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है 2 कैटेगरी में। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? तो देखो, फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग रखेंगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को डायसियस ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है, डायसियस ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है। सेकेंड कैटेगरी है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को मोनोइसियस भी बोला जाता है, मोनोइसियस। देखो अब इन टर्म्स का मीनिंग समझो। यूनि का मतलब होता है 1 यानी सिंगल, ठीक है, और सेक्सुअल का मतलब
सेक्स, जिनके अंदर एक ही सेक्स हो, या तो वो मेल हो या फिर फीमेल हो। समझ रहे हो? ठीक है। और बाई का मतलब होता है टू, सेक्स का मतलब, सेक्सुअल का मतलब सेक्स। सेक्स कौन सा? कि बोथ मेल एंड फीमेल, मेल भी हो और फीमेल भी हो, दोनों तरह के सेक्स हो। तो अब क्लियर हो रहा है कुछ कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाएगा जिनके अंदर मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है, जबकि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर मेल भी और फीमेल भी, दोनों तरह के सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। क्लियर है? समझ गए? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो फिर इनके लिए जो सेकंड टर्म यूज की गई है, डाइसियस और मोनोइसियस। समझ रहे हो? यहां ECS का मतलब है बॉडी से लिया गया है, ECS का एस्पेक्ट है बॉडी, यानी एक ही बॉडी, बॉडी ECS मतलब बॉडी, ठीक है। और डाया मतलब दो, मतलब दो सेक्स हैं तो दो बॉडीज में होंगे, यानी मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। यहां ECS मतलब बॉडी और मोनो मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, यानी मेल भी उसी बॉडी में होगा और फीमेल भी उसी बॉडी में होगी, दोनों तरह के सेक्स एक ही बॉडी रिप्रेजेंट कर रही होगी। समझ रहे हो? अब जो बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक टर्म स्पेशली यूज की जाती है, ठीक है। इन्हें एक स्पेशल टर्म से भी डिनोट किया जाता है जिसे कहा जाता है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। समझ रहे हो? अब आते हैं एग्जांपल्स पे कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स में आते हैं सबसे पहले तो हम खुद, यानी ह्यूमंस, मेल अलग होता है अपने अंदर और फीमेल अलग होती है, ठीक है। फ्रॉग आते हैं, लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। और कॉकरोच हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेक्सुअल है, बाकी जैसे जैसे फाइलम आते जाएंगे हम लोग पर्टिकुलरली उन्हें कैरेक्टराइज करते जाएंगे। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? बाइसेक्सुअल में दो इंपॉर्टेंट से ऑर्गेनिज्म हम लोग यहां एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। एक तो है अर्थवर्म, एक तो है अर्थवर्म और सेकंड है स्पंजेस यानी पोरिफेरेंस। तो अर्थवर्म और स्पंजेस बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट या मोनोइसियस ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि यूनिसेक्सुअल या डाइसियस ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल ह्यूमन, फ्रॉग और कॉकरोच जैसे ऑर्गेनिज्म है। समझ रहे हो? क्लियर हो गया 12th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि सेक्स के बेसिस पे हम लोगों ने किस तरह क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिजम्स को। समझ गए? अब आगे चलते हैं। यह था 12th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट 13th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। 13th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही क्लियर कर चुके होंगे, देख लेंगे, ठीक है। अब 13th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। 13th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग कौन सा लेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन के बेसिस पे, ठीक है। सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है अ रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स को रिपीट करना, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में एक स्ट्रक्चर बार 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 रिपीट हो रहा हो और वो अलग से ही डिनोट हो रहा हो या शो हो रहा हो, तो उसे हम लोग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, उन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं। सेगमेंट के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स तीन तरह के क्लासिफाई किए गए हैं, या सेगमेंटेशन को ही तीन तरह से बताया गया है। तीन तरह की सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। कौन सी? देखो, फर्स्ट सेगमेंटेशन है सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, सुपरफिशियल यानी सुपरफिशियली सेगमेंटेड बॉडी हो। सेकंड है इंटरनल सेगमेंटेशन,
इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है, यानी सिर्फ अंदर से सेगमेंट बटे हों, बाहर से कोई सेगमेंटेशन हमें शो नहीं हो रही हो, इसे सूडो या फॉल्स सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। और थर्ड हम लोग कहेंगे ट्रू या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, समझ रहे हो, क्लियर है? तो अब देखो किस तरह सेगमेंट बनते हैं। फर्स्ट, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म की बॉडी बाहर से तो हमें सेगमेंटेड दिखेगी, ऐसे इसके ऑर्गन्स ऐसे रिपीट होते हुए दिखेंगे, बट एक्चुअल में रिपीट होते नहीं है, अंदर से कोई सेगमेंटेशन नहीं होती, अंदर से सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं एक सिंगल। बाहर से हमें थोड़े थोड़े सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। इस तरह की सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है नॉर्मली आर्थ्रोपोड्स में, यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स में, क्लियर है? जबकि इंटरनल सेगमेंटेशन किस तरह की होगी? इंटरनल सेगमेंटेशन होगी कि बाहर से तो ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेड नहीं दिख रहा, जबकि अंदर से सेगमेंट बने हुए हैं, अंदर से उसकी बॉडी सेगमेंटेड है, डिवाइडेड है। ये कोई मसल का डायग्राम नहीं है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर सेगमेंट बने हुए हैं अलग अलग, यानी ऑर्गन्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसी इंटरनल सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है ह्यूमंस के अंदर, यानी हमारे अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, क्या बाहर से हमें कोई देख के हमें ये बता सकता है कि वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा इस तरह से इतनी रिपीट हो रही है? नहीं बता सकता ना, जबकि एक्चुअल में तो रिपीटेशन है, 26 वर्टिब्रा है, 1 बाय 1 रिपीट हो रही है, सेम ऑर्गन है, रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर बार बार, समझ रहे हो? रिब्स है, इसी तरह रिपीट होती जा रही है, तो सेगमेंटेशन तो है, बट वो इंटरनल है, बाहर से शो नहीं होती, समझ रहे हो? तो इसलिए हम एग्जांपल हैं इंटरनल सेगमेंटेशन के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रू या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू या मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस तरह का होगा? वो सेगमेंटेशन ऐसा होगा कि बाहर से भी बॉडी हमें नजर आएगी कि सेगमेंटेड है, ठीक है, और यही सेगमेंट अंदर भी होंगे बने हुए, मतलब यही ऑर्गन्स की रिपीटेशन अंदर भी दिखेगी हमें। जो ऑर्गन यहाँ है वही ऑर्गन यहाँ होगा, वही ऑर्गन यहाँ होगा इस हिस्से में, वही ऑर्गन इस हिस्से में होगा, और वही ऑर्गन इस हिस्से में होगा। इस तरह ऑर्गन्स की भी रिपीटेशन होगी। इस तरह की सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है। एग्जांपल्स की बात करें तो एनेलिड्स में, एनेलिड में भी अर्थवर्म जो मेनली हम लोग देखते हैं उसमें इसी तरह की सेगमेंटेशन देखने को मिलती है अर्थवर्म्स में, क्लियर है? तो अर्थवर्म, अर्थवर्म इसी चीज का एग्जांपल है, समझ गए? तो ये है सेगमेंटेशन के बेसिस पे 11th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, 13th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। क्लियर हो गया? ये 13th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरह से सेगमेंटेड है, सेगमेंट किस तरह के बने हुए हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, समझ गए? अब आगे चलते हैं। तो 13 बेसिस हो गए जिनके ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस देखते हैं। अब एक्चुअल में तो सारे बेसिस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक दो एक्स्ट्रा बेसिस हैं वो वैसे स्टडी नहीं किए जाते, नॉर्मली उनके पॉइंट्स हम लोग फाइलम में ही डिस्कस कर लेंगे। जैसे सेफलाइजेशन के बेसिस पे कि हेड फॉर्मेशन कैसी है ऑर्गेनिजम्स में, इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है? तो ये एक दो एक्स्ट्रा है, इतना हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। तो देखो नेक्स्ट, अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग किसी बेसिस पे नहीं देख रहे, वो दी थी अरिस्टोटल ने। तो अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, अरिस्टोटल ने पूरे एनिमल किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, दो सेगमेंट्स में क्लासिफाई कर दिया था। कई बार डिस्कशन आ जाता है इस टॉपिक का, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि अरिस्टोटल ने किस किस पार्ट में डिवाइड किया था और किस बेसिस पे किया था। तो अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था एनाइमा,
और इनेमा में, दो टाइप्स में, ठीक है। एनेमा और इनेमा इन दो टाइप्स में डिवाइड किया था, और किस बेसिस पे डिवाइड किया था, तो ये डिफरेंशिएशन अरिस्टोटल ने बताया था रेड ब्लड की प्रेजेंस में, ठीक है, कि जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट है वो तो इनेमा, और जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है वो एनेमा। क्योंकि उस टाइम इतनी डिटेल स्टडी किसी भी चीज की नहीं हो पाई थी, जस्ट यही देखने को मिला था कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे हमारे अंदर अगर कट लगे ब्लड निकले तो वो तो है रेड कलर का, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ब्लड अदर कलर्स का, यानी एक्चुअल में तो वो ट्रांसपेरेंट, हम जानते हैं इंसेक्ट्स का ब्लड है, बट वो बाहर जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्रीनिश दिखाई देने लग जाता है। तो इन्होंने कहा कि या तो रेड होगा या रेड नहीं होगा, इस बेसिस पे। तो एनाइमा में तो वो आते हैं जिनके अंदर रेड कलर ब्लड एब्सेंट होता है, ठीक है, और इनेमा में वो आते हैं जिनके अंदर रेड कलर्ड ब्लड प्रेजेंट है, और रेड कलर्ड ब्लड प्रेजेंट है। समझ गए? तो ये अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन थी। क्लियर हो गया? तो यहां क्लासिफिकेशन या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। टोटल 13 बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, और ये एक एक्स्ट्रा अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन है। समझ गए? क्लियर है? अब आगे चलते हैं, एक दो स्पेशल पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं लगे हाथ। उसके बाद हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे फाइलम्स के हिसाब से, हर फाइलम को उठाएंगे और उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। अब वहीं से हम पॉइंट दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में कुछ स्पेशल पॉइंट जो सबसे पहले देखने को मिले थे हमें, वो तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस जो फाइलम है, प्लेटिहेल्मिन्थेस जो फाइलम है, उस फाइलम में हमें काफी सारी कैरेक्टर्स फर्स्ट टाइम देखने को मिले थे। तो फर्स्ट टाइम हमें इस फाइलम में क्या कुछ या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले देखने को मिली, तो वो हैं, सबसे पहले यहाँ हमें देखने को मिला था मेसोडर्म का ओरिजिन। तो मेसोडर्म हमें सबसे पहले यहीं ऑब्जर्व करने को मिली। मेसोडर्म की प्रेजेंस के कारण हमें सबसे पहले यहाँ देखने को मिला ट्रिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन, ट्रिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन या ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, क्योंकि प्लेटिहेल्मिन्थेस सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स थे। फिर इसी तरह सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिला था फ्लेम सेल्स का प्रेजेंस, फ्लेम सेल्स का प्रेजेंस, जो ये प्लेटिहेल्मिन्थेस एक्सक्रीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्लेटिहेल्मिन्थेस में सबसे पहले हमें ऑब्जर्व हुई थी बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लेटिहेल्मिन्थेस वो फाइलम है हमें जहां सबसे पहले देखने को मिला था सेफलाइजेशन, यानी हेड फॉर्मेशन, सबसे पहले हमें इसी फाइलम के अंदर देखने को मिला था। तो ये कुछ स्पेशल से पॉइंट थे प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम के, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट्स होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, और अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर हर ऑर्गेनिज्म की एक फाइलम के बेसिस पे, हर फाइलम की एक डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हमारे पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को कितने फाइला में डिवाइड किया गया है, कितने फाइला या कितने फाइलम्स में डिवाइड किया गया है पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना जो फाइलम है प्रोटोजोआ, हम इसे यहाँ इंक्लूड कई बार कुछ बुक्स इंक्लूड कर भी लेती है, कुछ नहीं करती, हम क्यों छोड़े, इसकी यही स्टडी कर लेंगे। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस,
नेक्स्ट एनिलिडा, नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा, नेक्स्ट मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, नेक्स्ट हेमिकोडेटा, और एट लास्ट कोडेटा। तो हमारे पूरे एनिमल किंगडम को इन इतने सारे फाइलम्स में डिवाइड किया गया और हर फाइलम की हमें डिटेल स्टडी करनी है। हर एक फाइलम को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए कोडेटा तक आएंगे, तब चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। समझ गए? तो इन्हीं फाइलम्स की स्टडी करनी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ से। क्लियर है? तो फाइलम प्रोटोजोआ से जब स्टडी स्टार्ट करते हैं तो देखो, हम किसी भी एक फाइलम की जब स्टडी करेंगे तो उसके कुछ स्पेशल पॉइंट, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल ऑर्गन्स पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। कोई पैराग्राफ नहीं, कोई कुछ नहीं, पॉइंट टू पॉइंट जो अपना मैनर होता है उसी हिसाब से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी ने दिए हैं वो भी, और जो एनसीईआरटी ने नहीं दिए वो भी, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो सारे स्टडी करेंगे। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम को, प्रोटोजोआ फाइलम के जो मेंबर्स हैं उन्हें सिंपलेस्ट एनिमलक्यूल कहा जाता है। सिंपलेस्ट एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल वैसे टर्म दी थी एंटोन वॉन ल्यूइनहुक ने। ठीक है? इसने सेल के एस्पेक्ट में या सेल की जगह यूज की थी ये टर्म एनिमल क्यूल। अब एनिमल क्यूल जो टर्म है वो यहां इनके लिए भी यूज की जाती है क्योंकि ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। हम लोग लिखेंगे कि ये एसेलुलर यानी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, तो एसेलुलर भी कह सकते हैं, एसेलुलर या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एसेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर हमें देखने को मिलती है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें यहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें एक पॉइंट की, तो देखो प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ की स्टडी को कहा जाता है प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की स्टडी को कहा जाता है प्रोटोजूलॉजी। और इन ऑर्गेनिजम्स के अगर पॉइंट डिस्कस करें तो मैं बात करूंगा कि इन ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेशन है एंड एक्सक्रीशन है, इसके लिए इनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर या कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। इनके अंदर रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होती है बाय जनरल बॉडी सरफेस, बाय जनरल बॉडी सरफेस, बाय जनरल बॉडी सरफेस। क्लियर है? नेक्स्ट इसी फाइलम के और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो और फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो, सिंपलेस्ट एनिमलक्यूल जो हैं इनके और कैरेक्टर्स देखेंगे। इनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, कोई स्पेशल पर्टिकुलर पार्ट नहीं है जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर सके, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर डाइजेशन कैसी होती है? डाइजेशन कैसी होती है? तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइजेशन इंटरसेलुलर है, इंटरसेलुलर डाइजेशन है, यानी सेल के अंदर डाइजेशन होगी। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इनके जो
स्ट्रक्चर्स हैं या इनके स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन जो है उसमें इनके पास दो स्पेशल पार्ट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें वैक्यूल कहा जाता है। एक वैक्यूल है फूड वैक्यूल, ठीक है, और एक है और इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डिफरेंस क्या है? तो दो तरह के वैक्यूल रखने वाले ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनके पास वैक्यूल तो दो हैं बट वो दो वैक्यूल किस तरह से हैं? तो वो दो वैक्यूल फंक्शन करने के लिए है कि फॉर एग्जांपल तुम समझ सकते हो, फूड वैक्यूल इनमें स्टोर करेगा फूड मटेरियल को, ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर स्टोर होगा फूड स्टोर होगा और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वैक्यूल फूड वैक्यूल है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो पहचानने के लिए इनकी स्पेसिफिकेशन है, फूड वैक्यूल के चारों तरफ हमें देखने को मिलेगा लाइसोसोम्स का ग्रुप। फूड वैक्यूल के चारों तरफ हमें छोटे छोटे लाइसोसोम्स का ग्रुप देखने को मिलेगा क्योंकि फूड डाइजेशन में हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये लाइसोसोम्स है, ये तो है वैक्यूल, फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर है, और ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्लियर है। इसी तरह हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी वैक्यूलर स्ट्रक्चर ही है, वैक्यूल ही है, बट वो स्टोर करके रखता है, जैसे वाटर स्टोर कर लिया, ठीक है, इस तरह के लिक्विड मटेरियल स्टोर करके रखता है ये। इस वैक्यूल को कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को कैसे पहचानोगे? फूड वैक्यूल को तो पहचान सकते हो, लाइसोसोम से सराउंडेड रहेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सराउंडेड रहता है इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, सॉसेज शेप जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर से सराउंडेड रहता है ये सॉसेज शेप जो स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, ये इसके चारों तरफ प्रेजेंट होंगी, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो फूड वैक्यूल फूड स्टोर करेगा, लाइसोसोम से सराउंडेड रहेगा, जबकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लिक्विड मटेरियल वाटर जैसे स्टोर करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया से सराउंडेड रहेगा। समझ गए? तो ये इनकी स्पेसिफिकेशन है, इनके पास दो तरह के वैक्यूल्स प्रेजेंट है। समझ रहे हो? क्लियर है? अब आगे डिस्कस करते हैं इन्हीं के कुछ पॉइंट्स। तो ये डाइजेशन और वैक्यूलर हो गए। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी देखने को मिलती है, ये किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म है इनके अंदर रिप्रोडक्शन के। तो देखो, हम कह सकते हैं कि रिप्रोड्यूस बाय बोथ asexual and sexual method, by both asexual and sexual method, यानी इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे प्रेजेंट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर प्रेजेंट है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेनली एग्जांपल्स ये शो करते हैं, एक तो बाइनरी फ्यूजन का, और एक एग्जांपल ये शो करते हैं मल्टीपल फ्यूजन का। तो बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल फ्यूजन हम आगे जब पॉइंट आएगा तब डिटेल में स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में नहीं देखेंगे। बाइनरी फ्यूजन देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस तरह का बाइनरी फ्यूजन प्रेजेंट होगा। तो बाइनरी फ्यूजन देखो, इनके अंदर सिंपल बाइनरी फ्यूजन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन भी प्रेजेंट होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन भी प्रेजेंट होगा, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन भी प्रेजेंट होगा।
लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन भी प्रेजेंट होगा। सिंपल का अगर हम एग्जांपल, वैसे एग्जांपल देखो, सिंपल का एग्जांपल अमीबा है। अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल है, सिंपल बाइनरी फिजन देखा जा सकता है, ठीक है। जबकि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखा जाएगा पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम के अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन देखा जाएगा। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन प्रेजेंट होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये फाइलम शो करता है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होती है किस मेथड से? कॉन्जुगेशन मेथड से, कॉन्जुगेशन मेथड, ठीक है। और शो कौन करता है? कॉन्जुगेशन मेथड बाय पैरामीशियम, पैरामीशियम शो करता है कॉन्जुगेशन मेथड। और कॉन्जुगेशन मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। कहने की ऑल ओवर बात क्या है कि इसके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ये होगी रिप्रोडक्शन की बात। अब जो हमारा ये फाइलम है ना, इस फाइलम को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया और वो इंपॉर्टेंट है। वैसे हम हर फाइलम को डिवाइड किया जाता है क्लासेस में, बट अभी हम लोग इतनी डिटेल स्टडी करते नहीं। वो पुराने टाइम थे जहां फाइलम्स की क्लासेस पूछी जाती थी, क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासेस के एग्जांपल्स, वो पहले पूछे जाते थे। आजकल ये सब कुछ नहीं पूछा जाता, इसीलिए हम फाइलम्स की क्लासेस स्टडी नहीं करेंगे। बट ये एक स्पेशल फाइलम है जिसमें क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि प्रोटोजोआ फाइलम जो है डिवाइडेड या क्लासिफाई इनटू 4 क्लासेस। 4 क्लासेस किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है चारों क्लासेस को, ठीक है। कौन कौन से 4 क्लासेस? तो फर्स्ट प्रोटोजोआ फाइलम को डिवाइड किया गया है, फर्स्ट क्लास है अमीबोइड क्लास, ठीक है। अमीबोइड क्लास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया, तो इसके अंदर लोकोमोशन होती है बाय सूडोपोडिया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्यों है क्लासेस, हम डिस्कस क्यों करें? क्योंकि इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमीबोइड क्लास के मेंबर्स हैं, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, एंट अमीबा हो गया, नेक्स्ट रेडियोलेरिया हो गया, और लास्ट प्लियोमिक्सा हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है अमीबोइड क्लास के। तो देखो, अमीबोइड क्लास में अमीबा सबसे सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, इरेगुलर शेप है, ठीक है, इरेगुलर शेप वाला ऑर्गेनिज्म है, समझ गए। एंट अमीबा 2 तरह के देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। एक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, और एक एंट अमीबा जिंजिवेलिस। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और एंट अमीबा जिंजिवेलिस। हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका वही ऑर्गेनिज्म है जो अमोइबिएसिस कर देता है, अमोइबिएसिस, जो डाइसेंट्रिक डिसऑर्डर है अमोइबिएसिस, वो कॉज करता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, समझ गए। रेडियोलेरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर देखो, तुम लोग कह सकते हो कि ये भी एक तरह से पर्टिकुलर इरेगुलर ही होता है,
इरेगुलर से ही शेप है इसकी, ज़्यादा इसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। प्लियोमिक्सा जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्लियोमिक्सा कई बार पूछा भी गया है, नीट ने एग्जाम में पूछा है प्लियोमिक्सा के बारे में। प्लियोमिक्सा जो है अपना उसको चावोस भी कहा जाता है, चावोस। चावोस यानी ये जो प्लियोमिक्सा है ये पूरे जो अमीबा है, अमीबा या अमीबोइड क्लास है, उसका सबसे लार्जेस्ट मेंबर है। ये लार्जेस्ट अमीबा है, लार्जेस्ट अमीबा है, सबसे बड़ा अमीबा है प्लियोमिक्सा। ठीक है, तो ये है अमीबोइड क्लास जिसमें अमीबो फर्स्ट लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। समझ गए? बाकी क्लासेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।